कृष्णचंद्र की एक कहानी है अजनबी आंखें। ज्यादातर लोग इसे हांगकांग के एक सिंधी कारोबारी की कहानी के तौर पर जानते हैं। हाँ, एक ऐसा कारोबारी जो जाहिर तौर पे बहुत कामयाब है, लेकिन रात के 10 बजते ही उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगते हैं। बिल्कुल। आज हम इस कहानी की सिर्फ सतह पर नहीं रहेंगे, हम इसके अंदर उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी इंसान के दिमाग के एक बहुत ही अजीब पहलू के बारे में क्या बताती है, जिसे मनोविज्ञान में कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। सही कहा। ये कहानी सिर्फ एक अच्छे और बुरे इंसान की नहीं है। ये इस सवाल की पड़ताल है कि क्या कोई इंसान अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को, मतलब अपने अलग अलग किरदारों को एक दूसरे से पूरी तरह काट सकता है। हाँ बिल्कुल, क्या एक ही शख्स एक ही वक्त में एक हैवान और एक बहुत प्यार करने वाला बाप हो सकता है और उसे इसमें कोई टकराव महसूस ना हो। बीडी सरानी का किरदार इसी भयानक संभावना की, आप कह सकते हैं, केस स्टडी है। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी पर है, बीडी सरानी की शख्सियत के उन बंद डिब्बों को खोलने की और ये पता लगाने की कि उसकी उन अजनबी आंखों का राज असल में क्या है। चलिए शुरू करते हैं कथावाचक जीडी इसरानी की बीडी इसरानी से पहली मुलाकात से। वो हांगकांग में है, एक दुकान पर अपनी कमीज सिलवाने जाते हैं और दुकान के मालिक का नाम भी इसरानी देखकर अंदर चले जाते हैं। जी। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल मतलब पूरी तरह कामयाबी और पैसे की नुमाइश था। बीडी सरानी एक महंगा सिगार पीता हुआ, हाथों में हीरे की अंगूठियां पहने हुए, अच्छा, एक बहुत ही कामयाब और रौबदार शख्स लगता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि कथावाचक भी सिंधी है, वो फौरन उसे अपना लेता है। जैसे बरसों से जानते हो। हाँ बिल्कुल, आओ भाई बैठो, सिंध में कहाँ से हो, ये सारी बातें करके वो एक अपनापन का माहौल बना देता है। और ये अपनापन सिर्फ बातों तक नहीं रहता। जब कथावाचक अपनी मुश्किल बताता है कि होटल में उसका सारा सामान चोरी हो गया है और उसे पैसों की जरूरत है, तो हिसामी एक पल भी नहीं सोचता। मुझे ये हिस्सा हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है। क्या ये उसकी असल फितरत है या ये भी उसके किरदार का मतलब एक और मुखौटा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पहली नजर में तो ये बहुत बड़ी दरियादिली लगती है। हाँ, लगती तो है। वो उसे अपने सिंधी बैंक ले जाता है जो उसी की बिल्डिंग में है और अपनी गारंटी पर 500 रुपए दिलवाता है। वो ये सब करके दिखा रहा है कि वो अपने समुदाय का कितना बड़ा हमदर्द और लीडर है। लेकिन अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये एक क्लासिक पैटर्न है। कई बड़े अपराधी अपनी एक बहुत ही इज्जतदार, मददगार और चैरिटेबल पब्लिक इमेज बनाकर रखते हैं। अच्छा, ये उनका साइन बोर्ड होता है। एग्जैक्टली एक ढाल जिसके पीछे वो अपने असली काम छिपा सकें। मतलब ये उदारता भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, अपनी साख बनाने का। वो कथावाचक का भरोसा जीत रहा है। बिल्कुल। और दिन के उजाले में तो उसका ये चेहरा कामयाब भी रहता है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब शाम ढलती है और इसरानी उसे अपनी मर्सिडीज में घुमाने ले जाता है। हाँ, और यहीं से वो मुखौटा, वो अच्छा आदमी होने का दिखावा उतरना शुरू होता है। वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है, सड़क पर चलती चीनी लड़कियों पर भद्दी फप्तियां कसता है। और जब कथावाचक उससे पूछता है कि क्या उसे कभी किसी ने पीटा नहीं, तो वो एक बहुत ही मतलब अहम बात कहता है। क्या? वो कहता है, यहाँ किसमें हिम्मत है जो इस रानी को पीटे? ये गली मेरी है। ये गली मेरी है, ये सिर्फ घमंड में कहा गया एक जुमला या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये बहुत गहरा है। ये उसके साम्राज्य का ऐलान है। वो कथावाचक को ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बहुत ताकतवर हूँ। वो कह रहा है कि यहाँ का कानून मैं हूँ, यहाँ की नैतिकता मैं हूँ। अच्छा, वो एक तरह से कथावाचक को अपनी असली दुनिया में दीक्षा दे रहा है। उसे शामिल कर रहा है अपनी दुनिया में। हाँ, वो उसे बता रहा है कि दिन में तुमने जो देखा वो सिर्फ एक दुकान थी। असली इस रानी और उसकी असली दुनिया अब तुम देखोगे। और फिर वो उसे अपनी उस दुनिया के दर्शन कराता है। वो बताता है कि कपड़ों की दुकान तो महज एक साइन बोर्ड है, उसका असली धंधा तो कहीं और है। हाँ, वो उसे अपने जुआ घरों में ले जाता है। और वो भी कितनी चालाकी से छिपाए गए हैं। बिल्कुल। 2 दुकानों के बीच एक पब्लिक टॉयलेट है जिसके अंदर से जुआ घर का रास्ता खुलता है। अंदर जाने के लिए एक कोड वर्ड है। कमाल है। ये सब दिखाता है कि वो अपने काम को लेकर कितना शातिर है। वो कहता भी है, मैं हर काम बड़े स्टाइल से करता हूँ। उसका स्टाइल सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि अपने अपराधों को छिपाने का एक बहुत कारगर तरीका है। अंदर सब कुछ आलीशान, मोटे कालीन, खामोश बहरे और मोटी कमाई। और ये सिर्फ जुए तक ही महदूद नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो उसे अपने चंडू खाने यानी अफीम के अड्डे पर ले जाता है। जी, और वहां भी वही शानो शौकत। तो कथावाचक के सामने अब एक ऐसी तस्वीर खुल रही है जो उस मददगार, इज्जतदार कारोबारी से बिल्कुल अलग है। और इस रानी को इस बात की कोई शर्म भी नहीं है। शर्म तो बिल्कुल नहीं है। वो खुलकर कहता है, आजकल सीधा धंधा करके कौन जी सकता है। सही। उसे कोई शर्म नहीं है।
बल्कि एक तरह का गर्व है। वो अपनी इस कामयाबी पर, चाहे वो किसी भी रास्ते से आई हो, बहुत खुश है। वो अपनी होशियारी, अपने स्टाइल पर एतराता है। वो कथावाचक को ये सब दिखाकर शायद अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहता है। शायद, लेकिन कहानी का सबसे स्याह, सबसे परेशान करने वाला हिस्सा तो अभी आना बाकी था। हाँ, जब वो कथावाचक को अपने कहवा खाने यानी वेश्यालय ले जाता है हाँ, और वहां जाने की वजह भी कितनी भयानक है। बहुत। वो कहता है कि एक नई छोकरी आई है, उसे देखना है। और वो दृश्य, कृष्णचंद्र ने उसे बिना किसी लाग लपेट के लिखा है। एक अंधेरे कमरे में एक 15-16 साल की लड़की सोफे पर बंधी पड़ी है। महज 15-16 साल की। हाँ, उसे हाल ही में ताइवान से अगवा करके लाया गया है। वो सहमी हुई है, और जब इसरानी उसे चीनी जबान में कुछ कहता है तो वो लगातार इनकार में सिर हिलाती है। और फिर वो भागने की कोशिश करती है और इसरानी जो करता है वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसे एक घूंसा मारता है। और वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। 1 मिनट रुकते हैं यहाँ। ये सिर्फ एक अपराधी का काम नहीं है, ये एक हिंसक शोषक है। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो ये सब एक मेहमान, एक हमवतन के सामने कर रहा है। उसे इस बात की कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। बिल्कुल। ये कहानी का वो बिंदु है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। यहाँ कृष्णचंद्र हमें सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि इसरानी बुरा है, वो हमें उस बुराई की गहराई और उसकी बेशर्मी दिखा रहे हैं। हाँ, उसकी क्रूरता इतनी सामान्य हो चुकी है कि उसे छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। और उसके बाद वो जो कहता है वो और भी ज्यादा भयानक है। वो पसीना पोंछकर बहुत ही सामान्य तरीके से कहता है। क्या कहता है? कहता है, अगवा करके लाई गई हैं, इसलिए जिंदा बिल्कुल नहीं जानती। उसे कुछ मर्दों के हवाले करता हूं, तभी सीधी होगी। ये अमानवीयता की इंतहा है। इस एक पल में उस मददगार सिंधी कारोबारी का चेहरा हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है। सही कहा। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद करना भी मुश्किल है। इस भयानक वैशी हरकत के फौरन बाद इस रानी कथावाचक को अपने घर खाने पर ले जाता है। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक पहेली सामने आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, कंपार्टमेंटलाइजेशन। यानी अपने दिमाग में अलग अलग खाने बना लेना। हाँ, उसका घर एक खूबसूरत पहाड़ी पर है, जहां उसकी बहुत ही सीधी सादी घरेलू पत्नी शारदा और 2 मासूम बच्चियां रहती हैं। वो एक डिब्बे से निकलकर जिसमें वो एक वैशी दरिंदा था, और फौरन दूसरे डिब्बे में कदम रखता है जिसमें वो एक आदर्श पति और पिता है। और वो उस किरदार को भी पूरी शिद्दत से निभाता है। बड़े गर्व से अपनी शादीशुदा बेटी के बारे में बताता है जो अमेरिका में खुश है, अपने नाती पोतों के बारे में बताता है, अपने बेटों के बारे में भी बताता है। वो जी, जो फिलीपींस और जापान में उसका कारोबार संभाल रहे हैं। और फिर वो अपने पेट पर हाथ फेर कर कहता है, भगवान ने सब कुछ दिया है मुझको, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये हैरान कर देने वाला है। कुछ ही देर पहले उसने एक मासूम लड़की को बेरहमी से पीटा था। और अब वो एक संतुष्ट, खुश और ईश्वर का शुक्रगुजार इंसान बना हुआ है। उसके दिमाग में इन दोनों किरदारों के बीच कोई पुल नहीं है, कोई टकराव नहीं है। कुछ भी नहीं। वेश्यालय में जो हुआ वो बिजनेस था, घर पर जो हो रहा है वो जिंदगी है। उसने इन दोनों को पूरी तरह अलग कर दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कोई अपराध बोध, कोई गिल्ट? कहानी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और संतुष्ट लगता है। उसे कोई तनाव नहीं, कोई गिल्ट नहीं। वो अपने हर काम को सही ठहराता है। लेकिन कहानी का जादू इसी के बाद शुरू होता है। हाँ, जब दिमाग और इरादे ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, तब शरीर का एक हिस्सा बगावत कर देता है। और वो हिस्सा है उसकी आंखें। खाने के बाद जब सब कॉफी पी रहे होते हैं, रात के 10 बजते हैं और अचानक इस रानी के हाथ से कॉफी का कप गिर जाता है और वो अपना चेहरा हाथों में छिपा लेता है। उसकी पत्नी का रिएक्शन देखने वाला है। वो बिना एक शब्द कहे, बिना हैरान हुए, अंदर से बहुत सारे रुमाल ले आती है और उसके घुटनों पर रख देती है, जैसे ये रोज की बात हो। बिल्कुल। कथावाचक देखता है कि इस रानी का चेहरा और उसकी हथेलियां आंसुओं से भीग चुकी हैं। उसकी आंखों से आंसू उबल उबल कर निकल रहे हैं। और इस रानी खुद इसकी वजह बताता है। वो कहता है, मुझे इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं, बस अगर कोई तकलीफ है तो यही। जो ही रात के 10 बजते हैं, मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये कभी 1 घंटा चलता है, कभी 2-3 घंटे। उसने अमेरिका तक में इसका इलाज करवाया, लेकिन कोई डॉक्टर इस बीमारी को समझ नहीं पाया। और जब कथावाचक पूछता है कि क्या होता है, तो उसका जवाब कहानी का सार है। क्या कहता है वो? वो कहता है, बस आंसू बहते हैं और कोई तकलीफ नहीं होती। यहीं आकर कहानी का शीर्षक अजनबी आंखें पूरी तरह सार्थक हो जाता है। बिल्कुल।
उसका दिमाग, उसके हाथ, उसकी जबान सब उसके नियंत्रण में है और उसके अपराधों में उसके साथ हैं। लेकिन उसकी आंखें, वो उसकी नहीं है, वो अजनबी है। वो अजनबी हैं। तो ये आंखें है क्या? क्या ये उसका दबा हुआ ज़मीर है जो रो रहा है या कुछ और है? यही यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरह से देखें तो ये आंखें उसके ज़मीर का वो आखिरी बचा हुआ टुकड़ा है जिसने हार नहीं मानी है। अच्छा। जब इस रानी का दिमाग और उसकी चेतना पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा इन आंखों के जरिए रो रहा है। ये उन सारे गुनाहों पर रो रही हैं जिन्हें वो दिन भर देखती हैं। उस लड़की की पिटाई। जुआ, नशा, सब कुछ। ये एक ऐसी बगावत है जिसके बारे में खुद इस रानी को भी नहीं पता। उसकी चेतना कह रही है, मैं बहुत खुश हूं, और उसकी आत्मा रो रही है। ये एक तरह का साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है जहां मानसिक पीड़ा शरीर पर असर दिखाने लगती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। हाँ, यहाँ उल्टा है। उससे कोई मानसिक पीड़ा है ही नहीं, फिर भी शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। बिल्कुल। इसीलिए ये कहानी इतनी अनूठी है। ये इस विचार को सामने रखती है कि शायद अंतरात्मा सिर्फ दिमाग का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग इकाई है। शायद एक अलग इकाई है जो शरीर के किसी भी हिस्से से अपना विरोध दर्ज करा सकती है, हमारी जानकारी के बिना भी। इस रानी अपनी दौलत से डॉक्टर खरीद सकता है, पुलिस खरीद सकता है, लेकिन वो अपनी आंखों को चुप नहीं करा सकता। वो 10 बजते ही अपना एहतजाज यानी विरोध शुरू कर देती हैं। हाँ, और कथावाचक जब वहां से निकलता है तो वो यही सोचता है कि शायद ये आंखें एहतजाज करती हैं। ये वो बीमारी है जिसे इस रानी कभी नहीं समझ पाएगा। कभी नहीं, क्योंकि वो बीमारी उसके शरीर में नहीं, उसकी आत्मा में है, जिसे वो खुद ही नहीं पहचानता। और कहानी की जो आखिरी लाइन है वो भी बहुत कुछ कह जाती है। कहवा साने की लड़की अब हंस रही थी। वो एक बहुत ही रहस्यमय और गहरी लाइन है। क्या वो लड़की टूट चुकी है और हालात पर हंस रही है, या उसकी हंसी इस रानी के रोने पर एक तंज है? ये लेखक ने पाठक पर छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। बीड़ी इस रानी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं, फिर भी उसकी आंखें रोती हैं। तो क्या हम में से हर एक के अंदर अंतरात्मा का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी नहीं मरता, चाहे हम उसे कितना भी दबाने की कोशिश करें? और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर इस रानी को कभी पता चल जाए कि उसकी आंखें क्यों रोती हैं, तो क्या वो बदल जाएगा या वो उन्हें भी अपने किसी स्टाइल से निकालने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।